हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यूज पढ़ते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि इस तरीके के पढ़ने से चीज़ें हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 14 तक सेम इसी प्रकार से पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने पिछली सेशंस नहीं देखे होंगे जाके जरूर देखिएगा, चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी और एक चैप्टर का एक बार में ही 5 से 6 बार रिवीजन भी इसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, हम लोग भाग 14 पढ़ रहे थे। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं थी, इसकी थ्योरीज पूरी कंप्लीट हो गई है 2 क्लास में। अब इसके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसका इतिहास भी कवर किया है, विभिन्न चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या क्या चीजें थी, कार्नवालिस की क्या भूमिका थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी, 1919 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम, और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोक सेवा आयोग की। उसके बाद इसके संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 312 में क्या है, 315 में क्या है, अनुच्छेद 323 में क्या है, उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये सब चीजें हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों की आज की क्लास प्रश्नोत्तर की है, मतलब एमसीक्यूज की है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, जो कि आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं हमारे संविधान के किस भाग में है? तो संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं हमारे संविधान के भाग 14 में है। और भाग 14 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और भाग 13 किस अनुच्छेद में है? मतलब भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। भाग 13 में क्या था? भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता थी। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में वित्त, संपत्तिवाद और संविदाएं हैं। और भाग 12 हमारे संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का तक है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, 264 से लेकर के 300 का तक। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के संबंध है, मतलब संघ और राज्य का संबंध है। भाग 11 में 2 भाग हैं, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है। विधायी संबंध जो है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक है, और जो प्रशासनिक संबंध है वो अनुच्छेद 256 से 263 तक है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। उसका 264 से 300 का तक भाग 12 आ जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से इतना सारा हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। सेकंड है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? अब भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, भाग 14 हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं था? अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख चुके थे, अनुच्छेद 308 से 323 तक। अनुच्छेद 245 से 263 तक क्या है? भाग 11 है। इसी में 245 से 255 केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध, और 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, 264 से 300 का तक भाग 12 आ जाता है। ठीक है, भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक, ये हो गया। अनुच्छेद 301 से 307 भाग 13 आ जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य होता है, वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। पांचवा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 312 में नहीं किया गया, अनुच्छेद 312 में है नई लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अनुच्छेद 309 में उनके कार्य एवं शक्तियों में वृद्धि की बात की गई है। ठीक, और अनुच्छेद 311 में जो लोक सेवक होते हैं उनको संवैधानिक संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। सिक्स्थ है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो 21 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, 21 अप्रैल की मीटिंग के ही दौरान इन्होंने भारतीय सिविल सेवा को
भारत का स्टील कहा था, ठीक है, और इसीलिए 21 अप्रैल को ही भारतीय सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। 7वां है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 8वां है, सिविल सेवकों की सेवा और शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब सिविल सेवकों की, जो सिविल सेवक होते हैं, मतलब जो लोक सेवा आयोग जिनको चयन करके भेजती है, ऐसे सिविल सेवक, उनके सेवा और शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 309 में है। सिविल सेवकों की सेवा और शर्तें हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। 9th क्वेश्चन है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है? ऐसा नहीं है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं? ऐसा भी कहीं नहीं हम लोग पढ़े हैं। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भी भेजता है? ऐसा भी नहीं है, हम लोग ये सब नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, दोनों स्वतंत्र हैं, ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। 10वां है, संघ, राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है? हम लोग देखें, हटाने का आधार अनुच्छेद 317 में, 17 मतलब खतरा, तो खतरा तभी आगे जब हटाने की बात होगी, है कि नहीं। तो संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, उनको किस आधार पर हटाया जा सकता है? जैसे संविधान के अतिक्रमण के आधार पर तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है, ये चीज नहीं होगी। गोपनीयता की शपथ तो मंत्री लोग लेते हैं, अगर गोपनीयता भंग होती तो उनको हटाया जा सकता है। कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है किसको? संघ, राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इन तीनों लोगों के बारे में हमको ऑप्शन में सिर्फ कदाचार देखना है, ठीक है, और कुछ नहीं देखना है, ठीक। 11वां है, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत किस एक्ट से हुई थी? तो हम लोग देखें, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट से हुई थी, ठीक है। 12वां है, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के कार्यकाल के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन है? मतलब राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का कार्यकाल, मतलब राज्य की सेवा जो व्यक्ति करेगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, और संघ की सेवा जो काम करेगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 309 में सेवा और शर्तें हैं, अनुच्छेद 311 में इनको संवैधानिक संरक्षण है, अनुच्छेद 312 में नई लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, तो इसका अनुच्छेद 310 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 310 में प्रावधान किया गया है। 13th है, संघ, राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग को केवल कदाचार के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी। मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष और सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है ये चीज, ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे, मतलब अगर इनका मन नहीं है काम करने का तो राज्यपाल को त्यागपत्र देंगे, लेकिन इनको हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अंतर यहां से डिफरेंस करना है, अंतर करना है, तभी समझ में आएगा चीजें, ठीक। 14वां है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? अब हम लोग पढ़ चुके हैं, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, तो ये एक प्रकार का संवैधानिक संगठन है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। 15वां है, सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 311 में दिया गया है, ठीक है। 309 में सिविल सेवकों के लिए सेवा और शर्तों का निर्धारण है, 310 में अभी ऊपर क्वेश्चन में मिला है कार्यकाल का वर्णन है, और 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात की गई है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 16th है, कदाचार पर किसकी जांच के पश्चात संघ, राज्य तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है? कदाचार के आधार पर, तो किसके द्वारा हटाया जाता है?
राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 317 में है। किसकी जांच के पश्चात? तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करती है। ठीक है, एक ही लाइन में 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। अब अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? ये अनुच्छेद 323। ठीक है, अपना वार्षिक प्रतिवेदन कहें या वार्षिक रिपोर्ट कहें, तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपती है और राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। ये दोनों लोग क्रमशः संसद के दोनों सदनों में और विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, 18वां है, भारत सचिव के पद का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया था? हम लोग पढ़े हैं, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और 1858 के ही चार्टर एक्ट के तहत इन दोनों को हटा दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, और उसके बाद जो है भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 19वां है, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों में वृद्धि के संबंध में कौन कानून बनाता है? अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों में वृद्धि कौन करता है? तो शक्तियों में वृद्धि कौन करेगा? ये लोग खुद अपने आप तो करेंगे नहीं, तानाशाह हो जाएंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में शक्तियों की वृद्धि कौन करेगा? संसद करेगी। और राज्य लोक सेवा आयोग के शक्तियों की वृद्धि के बारे में नियम कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल करेगी। तो क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संसद नहीं करती है, विधानमंडल नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपाल मिलकर नहीं करते हैं। ठीक है, संसद संघ लोक सेवा आयोग के लिए करती है और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्य विधानमंडल करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अगला है, संघ की सेवा के सदस्य किसके प्रसाद पर पद धारण करते हैं? तो संघ की सेवा के सदस्य राज्य की नहीं, संघ की सेवा के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं। और राज्य, अगला क्वेश्चन है, राज्य की सेवा के सदस्य किसके प्रसाद पर पद धारण करते हैं? तो राज्य की सेवा के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण करेंगे। सिंपल सा है कि नहीं? दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सौंपती है? अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 323 के तहत सौंपते हैं। ठीक है, ये हो गया। अनुच्छेद 312 में क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और अनुच्छेद 323 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक, 23वां है, भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? तो पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? सत्तू थे। हम लोग मूवी देखे ना, शादी में जरूर आना, है कि नहीं? तो उसमें जो आईएएस बनता है उसका नाम क्या होता है? सत्येंद्र, सत्तू सत्तू, है कि नहीं? तो भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 24वां है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत प्रतिवेदन। अब यहां पर प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के तहत एक क्वेश्चन यहां से हुआ, प्रस्तुत प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुआ, राष्ट्रपति द्वारा किसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? यहीं से तीसरा क्वेश्चन हुआ। इसी एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं, वही आपके सामने लाइन दर लाइन आ रहे हैं क्रम वाइज, है कि नहीं? ये है। तो राष्ट्रपति किसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो राष्ट्रपति जाहिर सी बात है संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में जो वेतन, भत्ते, पेंशन और कार्यालय खर्च जो होते हैं वो किस पर भारित होते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ना, संचित निधि पर भारित होते हैं। तो किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि संचित निधि हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। तो किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। जल्दबाजी में ये आंसर मार के चल सकते हैं, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भारत की संचित निधि पर भारित होती है और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। तो क्रमशः इसका भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, नहीं तो सही केवल पढ़ के आगे चले गए और आंसर गलत करके चले आएंगे। ठीक, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, पूरा विकल्प ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और जो सबसे अप्रोप्रिएट विकल्प होगा वही आंसर चुनना है। ठीक,
तो इसमें गलत बताना है। संघ लोक सेवा आयोग के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या के संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल सही बात है। संघ लोक सेवा आयोग के जो एक अध्यक्ष होते हैं और जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन गलत पूछा है। ठीक, आयोग के निकटतम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्षों तक संघ सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी पद पर रहे हो। ये भी सही, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, योग्यता में पढ़ चुके हैं कि संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग, मतलब संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य कम से कम 10 वर्ष तक, उनको कम से कम 10 वर्ष तक वो या तो राज्य की सिविल सेवा पर कार्य किए हो या संघ की सिविल सेवा के पद पर कार्य किए हो, मतलब उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन गलत पूछा है। तीसरा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग किस सदस्यों के, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। ये भी सही है, चाहे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्यों के कार्यकाल में 6 वर्ष या 62 वर्ष है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा सर्वसम्मति से की जाती है। ये बात गलत है। राज्यपाल नियुक्त करते हैं केवल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, और गलत है तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा गया है। ठीक है, 27वां है, सत्येंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में चयनित हुए? तो 1863 में चयनित हुए थे। ठीक, 28वां है, अखिल भारतीय सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में निहित है? तो अखिल भारतीय सेवा आयोग का गठन, देखिए अखिल भारतीय सेवा आयोग के गठन की बात की गई है, तो गठन की बात की गई अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अगर यही पूछा जाता अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अखिल भारतीय सेवाएं मतलब संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 315 हो जाता। ठीक है, कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात, गठन नई अखिल भारतीय सेवाओं का होगा, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात अनुच्छेद 312 में की गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 29वां है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। कब की जा सकती है? यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। सही स्टेटमेंट है। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, संसद दोस्तों बनाती है। ठीक है, विधि के माध्यम से, ये भी सही। तो मतलब ए और बी दोनों सही हो जाएंगे इसका। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके अपने अपने विधानमंडल से एक संकल्प पास करते हैं। तब उस संकल्प के पास करने के बाद संसद विधि के माध्यम से एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात करती है या गठन करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है वो संसद के द्वारा बनाई गई विधि के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, वैधानिक संस्था है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा नहीं, राज्यसभा के द्वारा नहीं, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का गठन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, 32वां है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसका है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार अगर ऑप्शन में राज्यसभा और संसद दोनों है तो संसद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब राज्यसभा के द्वारा बहुमत से संकल्प पास किया जाता है तब संसद जो है गठन करती है नई अखिल भारतीय सेवाओं का। ठीक है, अगर राज्यसभा ऑप्शन में है और संसद भी है तो संसद आंसर होगा, अगर संसद नहीं है तो राज्यसभा इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में कान खड़े हो जाने चाहिए हम लोगों के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सम्मति के द्वारा नहीं,
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 2 या अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार संसद को कब प्राप्त होता है? अब नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार संसद को है, लेकिन संसद को कब प्राप्त होता है? जब लोकसभा नहीं, संसद नहीं, राज्यसभा, जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पार कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/3 बहुमत से संकल्प पास करती है तब संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है। ये चीज ध्यान रहे और इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 35वां है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन दोस्तों 1926 में किया गया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 36वां है, राज्य लोक, देखिए अगर अधिनियम पूछता तो अधिनियम 1919 होता, 1926 वर्ष में गठन हुआ था। आयोग आएगा तो ली आयोग के परामर्श पर, ठीक है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संघ के लिए लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात की गई है। 317 में है पदमुक्त है इनका मतलब, ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया कैसे जा सकता है। 323 के द्वारा आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है वो किसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 323। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन हेतु किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन हेतु ली आयोग ने सिफारिश की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 39वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? सदस्यों के हटाए जाने का प्रावधान तो खतरे वाला प्रावधान है, तो खतरा 17 मतलब खतरा, 17 खतरा है कि नहीं, तो अनुच्छेद 317 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अब राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को ऐसा नहीं है राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा इन लोगों को नहीं हटाया जाता है। चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, उनको राज्यपाल नहीं हटा सकता है, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष हो, उनको राज्यपाल नहीं हटा सकता है, ठीक है, इन लोगों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल नहीं होगा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति नहीं होगा, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की और कदाचार के आधार पर। तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पेच है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको थ्योरीज में भी कई बार बता चुके हैं, यहाँ भी बताएंगे, वन लाइनर में आएगा, वन लाइनर में भी बताएंगे। तो ऐसे ही 4-5 चीजें एक बार में रिवीजन हो जाती है, ठीक है। अगला है, इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कर किया। हम लोगों को पता है सिविल सेवा का परीक्षा पहले इंग्लैंड में होता था, जो सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए थे वो इंग्लैंड में जाकर के ही एग्जाम पास किए थे। तो पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन भारत में कराने के लिए 1919 के अधिनियम में बात की गई थी, और जो पहली बार हुआ था 1922 में हुआ था, और 1922 में कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण करते हैं, ये सही बताना, सही नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण नहीं करते हैं, जो राज्य लोक सेवा के सदस्य होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, वो राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं, ठीक। सिविल सेवक की नियुक्ति, पदमुक्ति एवं अन्य शर्तों से संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, गलत बात है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, ठीक। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, चाहे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हों, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हों, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हों, उनको हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, और यही सही स्टेटमेंट है, और सही पूछा है तो सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
डी है संसद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करती है। गलत बात है, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में राज्य विधानमंडल करती है और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है। ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है। अब वही राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक, 44वां है 1 अक्टूबर 1926 को गठित प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रोज बारकर थे। रोज बारकर, सर रॉस बारकर कह सकते हैं। बारकर मतलब बार्क माने भौंकना, भौंकने वाले, तो इसको ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सर रॉस बारकर थे। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस पर भारित होते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के व्यय संघ की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक, अगला है राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल को अनुच्छेद 323 के तहत प्रस्तुत करते हैं। ठीक, अगला है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है और राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। तो किस अधिनियम के तहत हुई, 1919 के अधिनियम के तहत। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद, नियुक्ति और पदावधि। तो 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात की गई, तो ये तो नहीं होगा। 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई, ये भी नहीं होगा। 317 खतरा है, इसमें हटाने की बात की गई, ये भी नहीं होगा। तो 316 में नियुक्ति और पदावधि मतलब कार्यकाल के बारे में बात की गई है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके थे, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत बताना है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर हटा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन गलत पूछा है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता पेंशन संसद में मतदान का विषय नहीं है, ये भी सही है क्योंकि इनका संचित निधि पर भारित होता है। तो भारित व्यक्ति पर जो निधि भारित होते हैं उन पर मतदान नहीं होता है। यह संघ राज्य क्षेत्र की लोक सेवाओं में नियुक्त के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश में परीक्षाओं का आयोजन करता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है लेकिन गलत पूछा है। कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय की जांच संबंधी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती, ये गलत है। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होते, कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ये हम लोग भेज दिए हैं और पीडीएफ में इसका आंसर आपको मिल जाएगा जीएस वाले भैया के टेलीग्राम पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जान जाइएगा। अब कल की क्लास होगी शीघ्र अवलोकन, वन लाइनर। वन लाइनर हमारी मेमोरी को बूस्टअप करने का काम करते हैं, वन लाइनर भी जरूर देखा कीजिए। ठीक है, कुछ अलग पॉइंट लगे तो उसको नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। इसमें भी 50, 51, 52 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ हम आप लोगों को जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं। ठीक है, और इसमें कई से कई बार रिवीजन भी आपका हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास जरूर अटेंड किया करिए। क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, और अगर कुछ कमी नजर आए तो कमेंट में फीडबैक जरूर दिया कीजिए और कुछ अच्छा लगे तो भी बता दिया करिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।